नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के क्रम में सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मुगल वंश के बाबर और हुमायूं के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज हम हुमायूं के ही समकालीन शासक शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शेर शाह सूरी से प्रश्न बनता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। इसका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक था, यानी कि 4 सालों तक ही बाबर का शासनकाल रहा। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं अगला शासक बना। तो हुमायूं ने पहले 1530 से लेकर 1540 यानी कि केवल 10 सालों तक शासन किया। उसके बाद क्या हुआ, शेर शाह सूरी ने इसे हरा दिया। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया था कि पहले हुमायूं ने शासन किया था, उसके बाद शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो सूर्यवंश का शासनकाल 15 सालों तक चला, जिसमें से शेर शाह सूरी ने केवल 5 सालों तक शासन किया। तो शेर शाह सूरी के बाद सूर्यवंश में इसके जैसा कोई बहादुर शासक नहीं आ पाया, जिस कारण क्या होता है, हुमायूं दोबारा भारत पर आक्रमण कर देता है और दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो पहले बाबर ने स्थापना की, बाबर के बाद अगला शासक हुमायूं बना। हुमायूं को शेर शाह सूरी हरा देता है और खुद शासक बन जाता है। फिर शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद जो उसके अगले शासक बनते हैं वो इतने बहादुर नहीं होते, जिस कारण मौका पाकर हुमायूं दोबारा भारत पर आक्रमण कर देता है और दोबारा शासक बन जाता है। फिर यहाँ से आगे पूरा मुगल साम्राज्य का शासनकाल चलता है। वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले शासक देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो बीच में ये सूर्यवंश का शासनकाल आया है ना, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हुमायूं का शासनकाल पिछली वीडियो में हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम सूर्यवंश का शासनकाल देखेंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है शेर शाह सूरी, क्योंकि इसी से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सूर्यवंश का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार शेर शाह सूरी का जन्म हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर हुआ था। और कब हुआ था? 1486 में हुआ था। तो कानूनगो के अनुसार शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था, परंतु परमात्मा शरण के अनुसार शेर शाह सूरी का जन्म 1472 में हुआ था। तो इसके जन्म पर विवाद है, इसीलिए इसका जन्म वर्ष आपसे नहीं पूछा जाता। पर हाँ, अगर ये पूछ लिया जाए कि कानूनगो के अनुसार शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था या परमात्मा शरण के अनुसार शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। कानूनगो के अनुसार 1486 में इसका जन्म हुआ था और परमात्मा शरण के अनुसार 1472 में इसका जन्म हुआ था। तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। याद रखेगा, इसके बचपन का नाम फरीद खां था और इसके पिता का नाम हसन खां था। तो इसके पिता बिहार के सासाराम के एक जमींदार थे, छोटे से जमींदार थे इसके पिता। और 1494 में क्या होता है कि जो फरीद होता है, तो शेर शाह सूरी के ही बचपन का नाम फरीद खां होता है। फरीद खां से बाद में इसका नाम शेर खां पड़ जाता है और शेर खां के बाद ये शेर शाह सूरी बन जाता है। तो ये पूरा इतिहास देखेंगे कि कैसे इसके नाम में बदलाव हुआ। पहले इसका नाम क्या है? फरीद खां। तो फरीद खां 1494 में अपने पिता से नाराज होकर जौनपुर चला जाता है और जौनपुर में ही ये अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। तो फरीद खां ने यानी कि शेर शाह सूरी ने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? जौनपुर से ग्रहण की। तो 1520 में क्या होता है, इसके पिता हसन की मृत्यु हो जाती है और अपने पिता की मृत्यु के बाद ये अपने पिता की गद्दी का मालिक हो जाता है। परंतु जो इसके पिता होते हैं यानी कि शेर शाह सूरी के पिता की 4 शादियां हुई होती हैं और 4 शादियां होती हैं और 8 पुत्र होते हैं, जिस कारण उनके उत्तराधिकारी में काफ़ी विवाद होता है। तो पारिवारिक विवाद के कारण ये क्या करता है, दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां के यहाँ नौकरी करने के लिए चला जाता है, क्योंकि इसके पिता के पास कोई बहुत बड़ी जागीर नहीं होती, वो एक छोटी सी जगह के जमींदार होते हैं। वहां पर भी पारिवारिक विवाद होता है, जिस कारण ये क्या करता है, दक्षिण बिहार के सूबेदार होते हैं बहार खां लोहानी, उनके यहाँ नौकरी करने के लिए चला जाता है। ये सोचता है कि वहां पर मैं नौकरी करूंगा और उनकी सहायता से फिर से यहाँ पर लौटकर अपनी राजगद्दी को दोबारा हासिल कर लूंगा, मतलब छोटी सी जो जागीर होती है उसका दोबारा जमींदार बन जाऊंगा। तो बहार खां लोहानी ने शेर खां को यानी कि फरीद खां को अपने बेटे जलाल का संरक्षक नियुक्त कर दिया। तो फरीद खां यानी कि शेर शाह सूरी क्या काम करता है, बहार खां लोहानी के यहाँ ये उसके बेटे जलाल का
संरक्षक बन जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि बहार खां के साथ ये एक शिकार पर गया होता है और वहीं पर ये एक शेर का वध कर देता है, जिसके कारण फरीद खां का नाम शेर खां पड़ गया। तो शेर शाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खां, पर यहीं पर एक दिन क्या होता है, ये बहार खां लोहानी के साथ शिकार के लिए जाता है और वहां पर शेर का वध कर देता है, जिसके कारण इसका नाम शेर खां पड़ गया। तो फरीद खां का नाम शेर खां किसने रखा था? तो बहार खां लोहानी ने रखा था। ये जरूर याद रखिएगा, इसी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी, क्योंकि ये शेर को मार देता है। तो अब से फरीद खां का नाम पड़ गया शेर खां। तो इसके बाद आगे क्या होता है कि बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। तो जो ये बहार खां लोहानी होता है ना, ये लोधी वंश के अंदर एक सूबेदार होता है दक्षिण बिहार का। पर आपको पता है कि बाबर भारत पर आक्रमण कर देता है इसी समय और लोधी वंश को खत्म कर देता है। तो ये जो बहार खां लोहानी होता है ना, ये खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, यानी कि खुद को आजाद शासक घोषित कर देता है। कहाँ का? दक्षिण बिहार का। और कौन सी उपाधि धारण करता है? मोहम्मद शाह की ये उपाधि धारण करता है। उसके बाद क्या होता है कि लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण शेर शाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो शेर शाह सूरी होता है ये काफी काबिल व्यक्ति होता है, जिस कारण ये बहार खां लोहानी के जो बाकी के मंत्री होते हैं ना, उनकी आंखों में खटक रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं और अपने राजा के कान भर देते हैं कि जो ये शेर शाह सूरी है एक दिन क्या करेगा, बहार खां लोहानी को उसकी गद्दी से उतारकर खुद राजा बन जाएगा, यानी कि राजा के कान भर देते हैं, जिस कारण क्या होता है, बहार खां लोहानी इसको अपनी नौकरी से निकाल देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये शेर शाह सूरी होता है ना, ये बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। याद रखिएगा, ये बाबर की सेना में शामिल हो जाता है और बाद में यही व्यक्ति बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर बाहर भगा देता है। तो अभी ये क्या करता है कि बाबर की सेना में शामिल हो जाता है और जो चंदेरी का युद्ध होता है ना, उसमें ये बाबर की तरफ से युद्ध भी करता है। बाबर वाली वीडियो में मैंने आपको उसके द्वारा लड़े गए युद्ध बताए थे। तो जो चंदेरी का युद्ध होता है ना बाबर का, उसमें शेर शाह सूरी भी बाबर के साथ होता है, याद रखिएगा। तो शेर शाह सूरी मुगल सेना में लगभग 15 महीनों तक रहा। इस दौरान इसने मुगलों के सैनिक संगठन, सैनिक चालें, तोपखानों के प्रयोग का अध्ययन किया तथा यह अनुभव किया कि मुगल प्रशासन तथा सैन्य विधान में अनेक कमियां हैं। तो इसने इन 15 महीनों में मुगलों के सैनिक संगठन, सैनिक चालें और तोपखानों के प्रयोग का अध्ययन कर लिया और मुगलों के सैन्य विधानों की इसने कमियां भी पता लगा ली और इसने कहा कि यदि प्रयत्न किया जाए तो मुगलों को हराया जा सकता है। और चंदेरी के युद्ध के बाद इसी का एक कथन है शेर शाह सूरी का कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। ये किसका कथन है? ये शेर शाह सूरी का कथन है। कथन याद रखिएगा कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। तो जब बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया था ना, तो शेर शाह सूरी की सेवाएं बाबर के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुई थी। शेर शाह सूरी था, ये काफी बहादुर व्यक्ति था। तो आगे चलकर बाबर को इस महत्वाकांक्षी अफगान पर संदेह हो गया था, यानी कि शेर शाह सूरी पर संदेह हो गया था। तो उसने अपने पुत्र हुमायूं को शेर खां से सतर्क रहने की सलाह दी थी। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को कहा था कि शेर खां पर नजर रखना, वह चालाक आदमी है और उसके माथे पर राजत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। ये किसका कथन है? ये बाबर का कथन है। इसने अपने बेटे हुमायूं को कहा था कि जो शेर खां है इस पर नजर रखना, यह चालाक आदमी है और इसके माथे पर राजत्व यानी कि राजा बनने के लक्षण दिखाई देते हैं। तो बाबर को पहले ही पता चल गया था कि ये व्यक्ति आगे चलकर राजा बन सकता है, इसीलिए उसने अपने पुत्र हुमायूं को सतर्क किया था। तो बाद में शेर खां को भी लगा कि मुगलों के साथ उसका अब निर्वाह नहीं हो पाएगा, अब मुगलों के साथ उसका गुजारा नहीं हो पाएगा। तो 1528 के अंत में शेर खां मुगलों की नौकरी छोड़कर पुनः बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह, जो बहार खां लोहानी था ना, जिसने इसको बाहर निकाल दिया था, उसके पास ये दोबारा लौट आता है और सुल्तान ने भी इसका स्वागत किया, यानी कि बहार खां लोहानी ने भी इसका स्वागत किया और दोबारा से इसे नौकरी पर रख लिया, क्योंकि ये काफी बहादुर व्यक्ति था। और दोबारा से इसे अपने अल्पसंख्यक पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया। किसे? शेर खां को। तो आगे चलकर क्या होता है कि 1528 में सुल्तान मोहम्मद शाह की यानी कि बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी जलाल खां नाबालिग था। जो उसका बेटा था जलाल खां, वो अभी नाबालिग था। तो शेर खां क्या करता है, जो मोहम्मद शाह है यानी कि बहार खां लोहानी है, मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी का ही नाम है, क्योंकि जब वो सुल्तान बना तो उसने उपाधि धारण की थी मोहम्मद शाह। तो शेर खां मोहम्मद शाह की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लेता है और खुद प्रधान शासक बन जाता है।
तो जैसे ही बहार खान लोहानी की मृत्यु होती है ना, तो शेरशाह उसकी विधवा बीबी दूदू बेगम से विवाह कर लेता है और खुद प्रधान शासक बन जाता है, क्योंकि जो उसका बेटा होता है वो भी 12 वर्ष की उसकी आयु होती है, वो भी अल्पसंख्यक होता है, इसीलिए खुद ये प्रधान शासक बन जाता है। अब तो ये उसकी पत्नी से भी इसने शादी कर ली। तो आगे चलकर क्या होता है कि जलाल खां कुछ अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग जाता है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसने उसकी माँ से शादी कर ली थी। तो जलाल खां क्या करता है, कुछ अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग जाता है। और जैसे ही वो बंगाल भाग जाता है, शेर खां अब पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है। पहले भी दक्षिण बिहार की सत्ता शेरशाह के ही हाथों में थी, पर कहने को जो शासक था वो जलाल खां था। पर अब बाद में क्या होता है, जलाल खां अफगान सरदारों के सासाथ बंगाल भाग जाता है, तो पूर्ण रूप से अब शेरशाह सूरी दक्षिण बिहार का शासक बन जाता है। उसके बाद अगले ही वर्ष शेरशाह ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर दिया और हजरत आला की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये शेरशाह सूरी ने धारण की थी। जब इसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराया था, तब इसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो उससे अगले वर्ष 1530 में क्या होता है कि चुनार किले के सूबेदार ताज खां की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी विधवा लाड मलिका से विवाह करके चुनार किले पर भी अधिकार कर लेता है। तो यहाँ पर भी ये उसकी विधवा बीवी लाड मलिका से विवाह कर लेता है और चुनार किले पर भी अधिकार कर लेता है। इससे पहले भी इसने दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विधवा बीबी दूदू बेगम से शादी की और दक्षिण बिहार पर इसने अधिकार कर लिया। और उसके बाद में इसने 1530 में चुनार के किले पर भी ऐसे ही अधिकार किया। जब ताज खां की मृत्यु हो गई तो उसकी विधवा बीबी लाड मलिका से इसने विवाह कर लिया और चुनार के किले पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया। तो अब इसका बिहार पर भी शासन हो जाता है, चुनार का किला भी इसके अंदर आ जाता है और बंगाल को भी इसने जीत लिया था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हुमायूं का इस समय शासनकाल चल रहा था। तो हुमायूं को जब इस बात का पता चलता है कि इसने बंगाल भी जीत लिया, बिहार भी जीत लिया और चुनार के किले पर भी इसका अधिकार हो गया, तब वो चुनार के किले की तरफ बढ़ता है। तो 1532 में क्या हुआ, चुनार का प्रथम घेरा। तो चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था और हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा, लेकिन वो जीत नहीं सका क्योंकि ये किला अभेद था। उसने क्या किया, किले को चारों तरफ से घेर लिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पर वो किले को जीत नहीं पाया। पर हुमायूं ने 4 महीने तक किले को घेरे रखा, जिस कारण क्या हुआ, किले के अंदर राशन पानी की जो सप्लाई है वो बंद हो गई। तो शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली। याद रखिएगा, तो यहाँ पर शेर खां ने हुमायूं के साथ संधि कर ली। तो उसके बाद 1537 में चुनार का द्वितीय अभियान होता है। तो शेर खां ने 1537 में बंगाल पर दोबारा आक्रमण किया था और इस अवसर पर बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की थी, परंतु उस समय हुमायूं ने उसकी सहायता नहीं की, यानी कि गियासुद्दीन मोहम्मद शाह की सहायता नहीं की और शेर खां ने उस समय भी बंगाल को जीत लिया था। उसके बाद क्या होता है, हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण कर दिया और 6 महीने के घेरे के बाद चुनार के किले को जीत लिया। इससे पहले जब हुमायूं ने चुनार के किले को घेरा था तो उसने संधि की थी, चुनार के किले पर विजय प्राप्त नहीं की थी। पर इस बार हुमायूं ने चुनार के किले को जीत लिया था और चुनार के किले को जीतने के बाद हुमायूं आगे बढ़ता है और बंगाल पर भी अधिकार कर लेता है। तो यहाँ पर चुनार का किला भी शेर खां के हाथों से चला जाता है और बंगाल भी शेर खां के हाथों से चला जाता है, पर शेर खां हार नहीं मानता। अब हम आगे देखते हैं। तो बंगाल पर आक्रमण करके जब हुमायूं वापस दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था ना, यानी कि दिल्ली की तरफ लौट रहा था, तो रास्ते में चौसा में शेरशाह सूरी और उसके सैनिक इसी ताक में थे कि जब हुमायूं बंगाल से वापस दिल्ली की तरफ बढ़ रहा होगा तब हम उस पर दोबारा आक्रमण कर देंगे, क्योंकि ये समय था मानसून का और जो शेरशाह सूरी था वहीं बिहार के क्षेत्र का ही व्यक्ति था और बिहार उसी समय से बाढ़ से प्रभावित रहता था और मानसून के समय वहाँ की जो नदियाँ हैं और उफान पर आ जाती हैं और बाढ़ से पूरा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। लेकिन हुमायूं को इस बात का पता नहीं होता, क्योंकि हुमायूं यहाँ की भौगोलिक स्थिति से अवगत नहीं होता। तो जब हुमायूं वापस जा रहा होता है तो चौसा में मानसून का समय होता है और इस समय गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है और यही सही समय होता है जब शेरशाह सूरी इस पर आक्रमण कर देता है। किस पर? हुमायूं पर। और हुमायूं इस अचानक हुए आक्रमण से संभल नहीं पाता और उस समय नदियों में भी बाढ़ आई होती है, जिस कारण क्या होता है कि इसके अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूबकर मर जाते हैं और खुद हुमायूं भी घोड़े समेत गंगा नदी में डूब जाता है। परंतु बाद में मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि वहाँ का एक लोकल व्यक्ति होता है जो किश्ती चलाता था,
निजाम वो इसको बचा लेता है हुमायूं को। जब वो देखता है कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसको नहीं पता होता कि ये हुमायूं है, ये उसको बचा लेता है। कौन? निजाम। तो इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहता है। कौन से युद्ध में? चौसा के युद्ध में शेर खां की विजय हो जाती है। और इसी उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो देखिए, बचपन में शेर शाह का नाम था फरीद खां। फरीद खां के बाद जब ये शेर को मार देता है तो बहार खां लवानी इसे उपाधि देता है शेर खां की। और उसके बाद जब ये हुमायूं को हरा देता है ना, तब ये अपना नाम रखता है शेर शाह सूरी। अब इसको शाह की उपाधि मिल जाती है। पहले इसका नाम था फरीद खां, बाद में पड़ा शेर खां, अब पड़ गया शेर शाह सूरी। तो चौसा का युद्ध हारने के बाद जब वो गंगा नदी में डूब जाता है तो वहां का एक व्यक्ति निजाम उसे डूबने से बचा लेता है। तो उसके बाद ये आगे दिल्ली की तरफ जा रहा होता है हुमायूं। तो यही सही समय होता है कि दोबारा से शेर शाह सूरी कन्नौज में दोबारा से इस पर आक्रमण कर देता है। तो कन्नौज और विलग्राम का युद्ध काफी महत्वपूर्ण है। ये 1540 में हुआ था और यह युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में क्या होता है? हुमायूं पराजित हो जाता है। पहले युद्ध में भी, चौसा के युद्ध में भी वो पराजित हो जाता है। और अभी वो संभला ही नहीं होता कि कन्नौज के युद्ध में भी शेर शाह सूरी उस पर आक्रमण कर देता है और यहाँ पर भी हुमायूं की हार होती है। तो इस युद्ध के बाद शेर शाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और यहीं से सूर्यवंश की स्थापना होती है, क्योंकि अब हुमायूं हार जाता है और शेर शाह सूरी का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो जाता है और यहीं से सूर्यवंश की स्थापना होती है। तो इस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी सुल्तान की उपाधि धारण करता है। तो हुमायूं को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण करता है? सुल्तान की उपाधि। कौन? शेर शाह सूरी। तो सूर्यवंश की स्थापना करने के बाद अब शेर शाह सूरी अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तब उसके हम साम्राज्य का विस्तार देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो बंगाल के विद्रोह का दमन करता है, क्योंकि जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो बंगाल में विद्रोह हो जाता है। तो बंगाल में विद्रोह हो जाता है, वहां के अलग शासक बन जाते हैं। तो 1541 में ये बंगाल के विद्रोह का दमन करता है। तो उस समय बंगाल के गवर्नर होते हैं खिज्र खां। तो इन्होंने 1541 में विद्रोह कर दिया। तो इसने क्या किया? बंगाल के विद्रोह को दबा दिया और बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया। सरकार यानी कि जैसे आजकल राज्य में जिले होते हैं ना, तो उसी प्रकार सरकार यानी कि जिले। तो 19 सरकारों में इसने पूरे बंगाल को बांट दिया और प्रत्येक सरकार में एक शिकदारान की यानी कि एक सूबेदार की नियुक्ति कर दी, जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में था। तो इसने बंगाल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, छोटे छोटे सरकारों में बांट दिया और वहां पर हर एक सरकार का एक अधिकारी बना दिया, क्योंकि अगर छोटे टुकड़े में कहीं पर विद्रोह होगा तो उसे दबाने में आसानी होगी। अगर पूरे बंगाल में एक साथ विद्रोह हो जाए तो उसे दबाने में आसानी नहीं होगी। इसीलिए इसने उसे छोटे छोटे टुकड़े 19 सरकारों में बांट दिया और 19 सरकारों के अलग अलग अध्यक्ष बना दिए, ताकि अगर कहीं पर भी इसके खिलाफ विद्रोह हो तो उसे आसानी से दबाया जा सके। तो सबसे पहले इसने शासक बनने के बाद बंगाल में विद्रोह का दमन किया। उसके बाद अगले ही वर्ष 1542 ईस्वी में इसने मालवा पर विजय हासिल की। तो इस समय मालवा का शासक था मल्लू खां, जिसे कादिर शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने अपनी राजधानी उज्जैनी में शेर शाह का स्वागत किया था। किसने? मल्लू खां ने। और मालवा राज्य खुद ही शेर शाह को सौंप दिया था, यानी कि इसने खुद ही शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो उसके अगले वर्ष रायसीन पर भी ये विजय हासिल कर लेता है शेर शाह सूरी। यहाँ का राजा होता है पूरनमल चौहान और पूरनमल चौहान बहुत ही बहादुर शासक होता है। तो शेर शाह सूरी ने रायसीन दुर्ग के किले को चालाकी एवं धोखे से विजित किया था और इसके जीवन में ये एक ही कलंक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पूरे जीवन काल में एक ही काला धब्बा इस पर लगा था, रायसीन किले पर विजय हासिल की थी। तो क्या थी इसकी कहानी, मैं आपको बताता हूँ। तो इतिहासकारों के अनुसार जब शेर शाह सूरी रायसीन के दुर्ग को जीत नहीं पाता है ना, तो वो पूरनमल से संधि करने के लिए कहता है, पर पूरनमल संधि के लिए तैयार नहीं होते। वो भी एक बहादुर शासक होते हैं और उनके मन में यह भी था कि शेर खां विश्वासघात न कर दे। तो शेर खां ने क्या किया? पूरनमल को विश्वास दिलाने के लिए कुरान पर हाथ रखकर ये कसम खाई थी वो किसी को मारेगा नहीं, किसी की हत्या नहीं करेगा, कि अगर पूरनमल खुद अपने किले को और धन को सौंप देंगे किसे? शेर शाह सूरी को, तो शेर शाह सूरी किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। तो जिसके बाद क्या होता है? राजा पूरनमल किले से बाहर आ जाते हैं और किले के बाहर उन्होंने संधि कर ली और रात को वो एक तंबू में रुकते हैं। पर शेर शाह सूरी क्या करता है कि रात को ही उस तंबू को घेर लेता है और आक्रमण कर देता है, यानी कि अपने वादे से, अपनी कसम से मुकर जाता है। तो यही इसके पूरे जीवन काल में एक कलंक था, क्योंकि यहाँ पर इसने कुरान पर हाथ रखकर ये कसम खाई थी और ये विश्वास दिलाया था कि अगर राजा अपने किले को सौंप दे तो ये उस पर आक्रमण नहीं करेगा, फिर भी ये आक्रमण कर देता है। तो ये इसके जीवन का एक कलंक था, याद रखिएगा, जो इसने रायसीन पर विजय ली थी। तो उसके बाद ये आगे बढ़ता है और मारवाड़ पर भी विजय हासिल कर लेता है। तो मारवाड़ का शासक होता है मालदेव
और ये काफी बहादुर शासक होता है। यहाँ के राजपूत काफी बहादुरी से इसका सामना करते हैं। राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ, किसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्राय खो चुका था। क्योंकि वहाँ के राजपूत इतने बहादुरी से लड़ते हैं कि इसको लग गया था कि ये हार जाएगा, परंतु किसी तरह ये जीत जाता है। इसीलिए इसने कहा था कि थोड़ी जगह के लिए ये हिंदुस्तान की गद्दी खो सकता था। इसीलिए इसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्राय खो चुका था। तो मारवाड़ के राजपूत बहुत ही बहादुरी से इसका सामना करते हैं, परंतु बाद में इसको मारवाड़ पर विजय मिल जाती है। उसके बाद इसका आखिरी अभियान होता है कलिंजर अभियान, जो कि ये 1544 में करता है। तो कलिंजर के शासक होते हैं कीर्ति सिंह। तो कलिंजर का घेरा लगभग 7 महीनों तक पड़ा रहा, और जब किले को ये विजित नहीं कर पाया, तब शेर शाह ने मई 1545 में किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। तो क्या होता है कि शेर शाह सूरी कलिंजर के किले पर आक्रमण कर देता है, परंतु ये कलिंजर के किले को भेद नहीं पाता। तो 7 महीनों तक इसने कलिंजर के किले को पहले घेरे रखा, और बाद में ये आदेश दे दिया कि तोप के गोले से इस किले की दीवार को तोड़ दिया जाए। परंतु क्या होता है, जब इसने आदेश दिया होता है ना कि तोप के गोले से किले की दीवार को तोड़ दिया जाए, तो जब सैनिकों ने तोप का गोला चलाया तो उसी में से एक गोला किले की दीवार से टकराकर फटता नहीं है, वापस आ जाता है। और जहां पर बारूद रखा होता है ना, बाकी का जो बारूद होता है, गोले पड़े होते हैं, वहीं पर वो गोला आकर फट जाता है। और उसी के बगल में शेरशाह सूरी खड़ा होता है, जिस कारण शेरशाह सूरी के बगल में तोप का गोला फटने के कारण शेरशाह सूरी जल जाता है। मतलब कि आधे से ज्यादा शरीर इसका जल जाता है, पूरी तरह से ये घायल हो जाता है उस तोप के गोले के कारण। तो युद्ध सामग्री में आग लगने से शेरशाह गंभीर रूप से घायल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। परंतु मरने से पहले इसे किले को जीतने का समाचार मिल चुका था। तो जब ये इसका शरीर पूरा जल गया ना, तो इसके सैनिक उठाकर इसको अलग ले जाते हैं। लेकिन फिर भी ये कहता है कि तोप के गोले चलाने जारी रखो, यानी कि हमें किसी भी हाल में ये कलिंजर का किला जीतना है। तो ये मरने की हालत में होता है, फिर भी ये अपने सैनिकों को मोटिवेट करता रहता है। तो जब इसके सैनिक कलिंजर के किले को जीत लेते हैं और इसको बताते हैं कि हमारी विजय हुई, तो विजय सुनने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि मृत्यु से पहले ये किले के जीतने के समाचार को प्राप्त कर चुका होता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह सूरी के बाद इसके 2 बेटे होते हैं, इसके उत्तराधिकारी, एक आदिल खां और एक जलाल खां। तो आदिल खां इसका बड़ा पुत्र होता है। तो अपनी मृत्यु से पहले ये कहकर गया होता है कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी आदिल खां बनेगा, परंतु अगला शासक बन जाता है इसका छोटा वाला पुत्र जलाल खां। तो इसकी मृत्यु से पहले शेरशाह ने अपने बड़े पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु इसकी मृत्यु के 3 दिन बाद अर्थात 25 मई 1545 ईस्वी को अफगान सरदारों के सहयोग से इसका छोटा बेटा जलाल खां अगला शासक बन जाता है। किसके सहायता से? अफगान सरदारों की सहायता से। और शासक बनने के बाद ये अपना नाम रख लेता है इस्लाम शाह। तो जलाल खां अपना नाम रख लेता है इस्लाम शाह, और 1545 से लेकर 1553 तक ये अगला शासक बना रहता है। तो शेरशाह सूरी तो अपने बड़े बेटे को कहकर गया होता है कि इसे आगे चलकर राजा बनाना, पर बाकी के जो अफगान सरदार होते हैं उनके साथ मिलकर जलाल खां अगला राजा बन जाता है, और 1545 से लेकर 1553 ईस्वी तक वो राज सिंहासन पर बैठा रहता है। तो 1553 में जब इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है, तो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका अवयस्क पुत्र फिरोज उसकी राजगद्दी पर बैठता है, परंतु वो अवयस्क होता है, यानी कि नाबालिग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि 3 दिन के बाद ही उसके मामा मुबारिज खां उसे मरवा देते हैं, और उसको मरवाने के बाद स्वयं राजा बन जाते हैं। और राजा बनने के बाद आदिल शाह की उपाधि धारण करते हैं। कौन? मुबारिज खां। तो आगे हम देखते हैं। तो देखिए, सूरवंश का सबसे बहादुर शासक तो शेरशाह सूरी ही था, और यहीं से प्रश्न बनते ही हैं। और शेरशाह सूरी के बाद जो दूसरा महान शासक हुआ वो उसका बेटा इस्लाम शाह हुआ, परंतु इस्लाम शाह के बाद कोई बहादुर शासक नहीं आ पाया सूरवंश में, जिस कारण क्या होता है कि 1555 तक सूर साम्राज्य 3 भागों में बंट जाता है। तो सिंहासन का एक दावेदार इब्राहिम खां सूर ने आक्रमण कर दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया तथा इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की। तो इब्राहिम खां ने क्या किया? दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। इससे पहले दिल्ली तथा आगरा पर आदिल शाह का अधिकार था। हमने पीछे देखा था ना कि फिरोज के मामा मुबारिज खां ने फिरोज को मरवा दिया था और खुद शासक बन गए थे, और शासक बनने के बाद उन्होंने आदिल शाह की उपाधि धारण की थी। तो इन्हीं आदिल शाह को इब्राहिम खां सूर ने आक्रमण करके हरा दिया तथा दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। तो दिल्ली तथा आगरा पर किसका अधिकार हो गया? इब्राहिम खां का अधिकार हो गया। और जो आदिल शाह थे ना, वो भागकर चुनार को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो चुनार पर किसका अधिकार हो गया? आदिल शाह का। दिल्ली और आगरा पर इब्राहिम खां का अधिकार हो गया। तो इब्राहिम खां कुछ ही दिनों तक शासन कर पाया था कि पंजाब के सूबेदार अहमद खां ने इस पर आक्रमण करके दिल्ली और आगरे को अपने कब्जे में ले लिया। किसने? अहमद खां ने इब्राहिम खां पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली और आगरे को अपने कब्जे में ले लिया।
और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा करने के बाद जब ये सुल्तान बन गया तब इसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। तो आप देख रहे हैं जब भी कोई सुल्तान बनता था तो अपनी एक उपाधि धारण कर लेता था। तो इसने भी, अहमद खान ने भी सुल्तान बनने के बाद सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। तो उसके बाद क्या होता है कि सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था कि हुमायूं को पता चल जाता है कि इस समय भारत में कोई मजबूत शासक नहीं है, तो दोबारा आक्रमण कर देता है। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह को हरा दिया और पुनः भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो सरहिंद के युद्ध के बाद दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत पर हो जाती है और सूर्यवंश का अंत हो जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं कि सूर्यवंश का भू राजस्व व्यवस्था कैसे थी। तो सर्वप्रथम शेर शाह ने गजे सिकंदरी के माध्यम से भूमि की नाप करवाई और कृषि योग्य भूमि को 3 श्रेणियों में बांट दिया। तो कौन सी माप की विधि थी, यानी कि कौन सा फीता उस समय इस्तेमाल किया जाता था, उसे कहा जाता था गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी के नाप के आधार से इसने कृषि भूमियों को 3 श्रेणियों में बांटा था। पहली थी उत्तम भूमि, दूसरी मध्यम, तीसरी निम्न श्रेणी। यानी कि जो भूमि जितनी उपजाऊ थी उसी के हिसाब से इसने उसे बांटा था। तो तीनों का औसत उपज निकालकर 1/3 भाग भू राजस्व निर्धारित किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। 1/3 लगान था और इस व्यवस्था को जाब्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी ने और भी जो कर लगाए थे वो देख लेते हैं। तो खिराज ये भूमि कर होता था जो कि औसत उपज का 1/3 भाग होता था, 1/3 हिस्सा होता था। दूसरा था जरीबाना, ये भूमि के नाप के लिए उपज का 2.5% देना होता था। जब भूमि की नाप होती थी तो उपज का 2.5% कर लगता था जिसे जरीबाना कहा जाता था। तीसरा होता था महासिलाना, ये राजस्व अधिकारियों के लिए उपज का 5% होता था। तो आपको ये नहीं याद रखना कि कितना प्रतिशत होता था, बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कर किसके समय लगते थे, खिराज, जरीबाना और महासिलाना शेरशाह सूरी के समय। उसके बाद आगे देखते हैं। तो शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़कें, तो आपको पता होगा जिसे आज हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी जिसे सड़के आजम कहा गया। तो यह सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पंजाब के अटक तक जाती थी उस समय और लगभग 1500 मील लंबी थी। उसके बाद आगे चलकर इस सड़क को आगे और बढ़ाया गया। अब तो ये काबुल तक जाती है, परंतु उस समय इसने पंजाब के अटक तक ये सड़क बनाई थी, सड़क के आजम। और शेरशाह सूरी के समय ये सड़क आगरा को बुरहानपुर, आगरा को चित्तौड़ तक और लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। क्योंकि आगरा एक प्रमुख केंद्र था इसलिए ये आगरा को बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान तक ये सड़क जाती थी। परंतु बाद में इस सड़क का और भी विस्तार किया गया। इसके समय में ये सड़क सोनार गांव से लेकर पंजाब के अटक तक जाती थी, आपको याद रखना है। तो आगे हम शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए सिक्के देख लेते हैं। तो शेरशाह ने अपने सिक्कों पर फारसी भाषा के साथ साथ देवनागरी में भी लेख लिखवाए थे। तो इसके समय जो सिक्के चलते थे, एक था रुपया, यह चांदी का सिक्का था। रुपये का प्रचलन सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही किया था। आज भी हमारी जो करेंसी है उसका नाम रुपया है। तो मध्यकालीन में सबसे पहले शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था, ये एक चांदी का सिक्का था। उसके बाद था अशरफ, यह सोने का सिक्का था। उसके बाद था दाम, ये तांबे का सिक्का था। तो रुपया चांदी का सिक्का था, अशरफ सोने का सिक्का था और दाम ये तांबे का सिक्का था। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना, ये बिहार के सासाराम में स्थित है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। तो इसका मकबरा बिहार के सासाराम में, ये आप देख रहे हैं झील के बीचों बीच इसका मकबरा बना हुआ है, बिहार के सासाराम में। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो आपको पता ही है सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो शेरशाह सूरी ने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेरशाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर इसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो पहले इसका नाम था फरीद खां, परंतु जब इसने शेर का वध किया उसके बाद बहार खां लोहानी ने इसका नाम रख दिया शेर खां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेर खां। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की। तो कौन सा युद्ध जीतने के बाद इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया।
तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि कौन से युद्ध के बाद, तो बिलग्राम की लड़ाई के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और यहाँ पर सूर्यवंश की स्थापना हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिलग्राम की लड़ाई। अगला प्रश्न है कि किसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। तो युद्ध था मारवाड़ की विजय के बाद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में लिया जाता था। तो कितना हिस्सा लिया जाता था, 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था उसका बेटा इस्लाम शाह, जिसका नाम था जलाल खां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इसका मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इसकी मृत्यु कलिंजर में हुई थी। हमने पढ़ा था ना कि कलिंजर के किले से टकराकर तोप का गोला वापस आ गया था और फट गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कलिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।